आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएलटी अप्रोच के बारे में। एक ऐसी अप्रोच जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। और डेफिनेट आज का यह वीडियो आपको 2 से 3 प्रश्न देके जाएगा। फिर भी आप में से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कमेंट करेंगे कि सर इतना हमारे लिए सफिशिएंट है क्या। देखिए, सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है। आप अपने स्तर पर भी जितना हो सकता है उतना एफर्ट डालिए। जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है लीजिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप इसको शॉर्ट में कैसे समेट सकते हैं। मान लीजिए कल ही रीट का एग्ज़ाम है, तो आज रात को आपको इस सीएलटी के बारे में वो 13-14 कौन सी बातें हैं, वो 13-14 कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जहाँ से आज तक के प्रश्न बने हैं और भविष्य में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ये हमारा एक वे रहता है जो आपको कम समय में बेहतर करने की ताकत देता है। सीएलटी अप्रोच को शुरू करने से पहले केवल और केवल 2 मिनट में इसके बेसिक को बता रहा हूँ। यदि अगले 2 मिनट आपने इसको ढंग से सुन लिया, समझ लिया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोबारा आपको सीएलटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वरना ढोलक बन के रह जाओगे, कभी इधर बजोगे कभी उधर बजोगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। एक बार अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए। मान लीजिए कल आप एक इंग्लिश के टीचर बन गए। आप विद्यालय में जा रहे हैं, कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं, अधिगमकर्ता बैठे हैं, लर्नर्स बैठे हैं। उन बच्चों को आपको एक टारगेट लैंग्वेज उनको सिखानी है। मान लेते हैं कि इंग्लिश आप उन बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अब वो बच्चे उस इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट बन जाएं, ऐसा आपके पास कोई तरीका है क्या? आपके पास कोई एक ऐसी अप्रोच जो उस बच्चों को एक्सपर्ट बना दे, वो बच्चे फ्लुएंट के साथ इंग्लिश को बोलें, धारा प्रवाहिता के साथ उस भाषा को बोलें और उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी महसूस हो कि जिस बात को जिस दिशा में मोड़ना हो वो मोड़ पाएँ। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जिधर बात करनी है उधर वो बात को ले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। तो आपके पास कोई ऐसी अप्रोच है जो उन बच्चों को एक्सपर्ट बना दे, तब जिस अप्रोच का नाम आता है वो है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव का मतलब ही यहाँ क्या है? संप्रेषण है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, यानी भाषा को संप्रेषण के माध्यम से सीखना। यदि आप टीचर हैं तो भाषा को संप्रेषण के माध्यम से सिखाना। और सीधी सी सिंपल सी भाषा में मैं ये बोलूं कि भाषा को यानी बच्चों का मुंह खुलवाना। यदि आप एक टीचर हैं तो बच्चों का मुंह खुलवाएं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों होठ पकड़ लिए और बच्चे को कह रहे हैं अब बोल अब बोल। नो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। यदि आपको भाषा में संप्रेषण के माध्यम से लैंग्वेज को सिखाना है तो उन्हें आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंटल देना पड़ेगा जिससे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, एक पेयर के साथ उस भाषा को बोलें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, अपने आइडियाज़ ओपिनियंस उनको शेयर करें। और ये तभी संभव होगा जब आप एक फैसिलिटेटर के रूप में उस बच्चों पर एकदम बिल्कुल आप उन्हें खुला छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं आप उनको टोके जा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो एक बार आप टोक देंगे तो वो बच्चा फिर करेगा ही नहीं, वो बोलने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये कुछ सीएलटी अप्रोच है जिसके बारे में हम जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं सब पे प्रश्न बना है। और मैं ये समझता हूँ कि इतने पॉइंट्स यदि आप याद रखते हैं तो डेफिनेट आप सीएलटी के माहिर हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसे नोशनल फंक्शनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न एग्जामिनर आपसे यहाँ घुमा सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। वो नेशनल के स्थान पे आप नोशनल के स्थान पे आपको नेशनल दे सकता है। अब बता क्या है इसका सही उत्तर? तो आपको याद रखना है सीएलटी नोन एज ए नोशनल फंक्शनल अप्रोच, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? लैंग्वेज लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। यदि आप प्रश्न को पढ़कर समझ नहीं पाते हैं तो जहाँ पे कम्युनिकेशन है वहाँ उत्तर आपको जाना चाहिए। यानी भाषा को सीखने का जो जरिया है वो सबसे बड़ा क्या है? कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। तीसरा पॉइंट है लर्निंग बाय यूज।
जैसे जैसे आप उस चीज़ को करोगे वैसे उसको सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने भाषा को सीख लिया और बाद में उसका यूज़ कर रहे हैं। नहीं, पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तभी तो आप सीखोगे। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मेरे सामने एक लड़की का फ्लैट है और वो ऐसी लड़की है जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है। अब मेरी उसके साथ दोस्ती कैसे हो? मैं तो मतलब एकदम अनपढ़ हूँ, साधारण भाषा हिंदी समझता हूँ और बोलता भी वही हूँ। मैं उस लड़के के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान, अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करूँ? तो वो कहते हैं ना कि उसके साथ रह, रंग तो नहीं आएगा लेकिन बुद्धि ज़रूर आएगी। अब वो बुद्धि कैसे आएगी? कि मैं उसके साथ रहूँगा तो वो सारे दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहेगी, सीधी-सी सिंपल सी बात है। और बड़बड़ाती रहेगी तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो मेरे दिमाग में घुसेंगे, और दिमाग में घुसेंगे तो जैसे-जैसे कुछ वर्डों से मैं कुछ ना कुछ सीखूँगा। यदि मैं सीखूँगा इसका मतलब कुछ ना कुछ मैं ग्रहण कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरा मेरा कम्युनिकेशन है वो खुलेगा, कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से होगा। ये कैसे संभव हुआ? जिसे मैंने यूज़ किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं इधर फ्लैट में बैठा हूँ और 1 महीने के बाद बाबूजी आए और वो बोले कि नहीं अगले महीने तेरा सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कहने का मतलब ये है कि लर्निंग बाय यूज़ होगा। जैसे-जैसे आप करोगे वैसे-वैसे आप इसको सीखोगे। सीएलटी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मीनिंग की। इसमें मीनिंग इज़ पैरामाउंट, ये प्रश्न आ चुका है। मीनिंग की प्रधानता होती है। कई बार प्रश्न भी आपको दे दिया जाता है कि आप एक भाषा में लर्नर्स को एक्सपर्ट कर रहे हैं। आपके जो मीनिंग्स हैं वो कैसे होने चाहिए? तो मीनिंग जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होने होने चाहिए। मीनिंग का मतलब ये है कि आप जैसे बच्चा एक अंडरस्टूड कर रहा है कोई भाषा को, कोई वो शब्दों से लेकर या मीनिंग को लेकर ही तो वो इंटरेक्शन करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चीज़ को पकड़ लेगा और उस चीज़ को बोल रहा है ना। सबसे बड़ी प्रधानता तो मीनिंग की होती है। मीनिंग को, अर्थ को समझेगा, फिर वो सोचेगा कि हाँ यार ये हमारी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये हमारे काम की चीज़ है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीएलटी में क्या आती है? मीनिंग इज पैरामाउंट। ये पॉइंट अगला है, एरर्स आर इग्नोर। ये प्रश्न आ चुका है। गलतियां जो होती हैं वो इग्नोर कर की जाती हैं इसमें। टीचर जो होता है, यदि एक बच्चा गलतियां करता है, मान लीजिए ग्रुप्स के अंदर गलतियां हो रही हैं बच्चे से, वो जैसे हाल मुझे आधा गिलास चाहिए तो वो कैसे बोल रहा है? मुझे हाल्फ गिलास चाहिए। चाकू को वो कनाइफ बोल रहा है, नाइफ नहीं बोल रहा है, वो कनाइफ बोल रहा है। तो वो गलतियां कर रहा है, तो आप इसको टोकेंगे नहीं। टोकेंगे तो वो दोबारा बोलने की कोशिश नहीं करेगा। एरर जो होती हैं उसमें इग्नोर की जाती हैं। प्रश्न एक बार ये आया था कि क्या एरर्स कंप्लीट रूप से इग्नोर की जाती है? नो। गलतियां जो होती हैं वो कंप्लीट रूप से आप इग्नोर नहीं करते। हाँ, जिस मान लीजिए वो इंटरेक्शन कर रहा है, लास्ट में आप उन गलतियों को उस बच्चे को बताएं कि बेटा हाल्प नहीं होता, ये हाफ होता है। तो इस प्रकार से, वरना आप नहीं बताएंगे तो वो फिर कम्युनिकेशन किस काम का? बच्चा तो गलत दिशा में जा रहा है ना? तो प्रोनाउंसिएशन बच्चा गलत कर रहा है तो फिर आगे सीखेगा क्या? तो गलतियां इग्नोर होती हैं, लेकिन आप उन गलतियों का एक फीडबैक लेके बच्चे को सही दिशा में उसे फोकस करें। तो ये होता है, ये पॉइंट आप याद रखना। एरर्स जो होती हैं वो शुरुआती तौर पे बच्चे की गलतियां जो होती हैं वो माफ़ की जाती हैं, ताकि बच्चा एक खुले, एक अपने आप को ऐसा महसूस करे कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। अगला पॉइंट दे रखा है टास्क बेस्ड अप्रोच। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चों को छोटे छोटे कार्य दिए जाते हैं। कोई टास्क दी जाती है, कोई ऐसा पॉइंट दिया जाता है जिस पे बात करनी हो, है ना? जिससे बच्चे क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, उस चीज़ को लेके आएंगे कि हाँ यार ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं बोलेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। कहीं ऑप्शन में ऐसा पॉइंट बना दे तो ये नहीं समझना कि ये सीएलटी के संदर्भ में नहीं है। टास्क बेस्ड अप्रोच होती है जिसमें छोटे छोटे टास्क बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे बच्चे जो है इंटरेक्शन करके भाषा को सीखें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फैसिलिटेटर। यहाँ जो फैसिलिटेटर जो शब्द है, सुविधा प्रदाता, वो टीचर्स के लिए यूज किया जाता है। टीचर की जो भूमिका होती है वो एक जनरल ऑब्जर्वर के रूप में होती है। एक साधारण हम फैसिलिटेटर के रूप में कह सकते हैं, सुविधा प्रदाता के रूप में कह सकते हैं। ये जो अप्रोच होती है केवल और केवल किसके इर्द गिर्द घूमती है? लर्नर के। लर्नर जो होता है वो इसमें सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है। इस केंद्र बिंदु के चारों ओर ये अप्रोच घूमती रहती है। टीचर जो होता है वो इस
वर्थ के बाहर घूमता रहता है, वो बस एक सुविधा प्रदाता के रूप में हेल्प आपकी कर सकता है, बाकी पूरा इसमें बच्चे को खुला छोड़ दिया जाता है। केवल और केवल ये कैसी अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो ये नीचे वाला पॉइंट है जो आठवां आप पॉइंट देख रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि CLT कैसी अप्रोच है, ये पूरी की पूरी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। अगला पॉइंट दे रखा है इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल फोर लैंग्वेज। वैसे बेसिकली हम देखना चाहें तो LSRW की यहाँ बात कर रहा है कि चारों इक्वल रूप से इसमें ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन मेन अगर फोकस की बात की जाए तो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। बच्चा जिस मीनिंग को सुनेगा, समझेगा, उससे फिर बोलना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग पे ये जोर देती है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 10वां पॉइंट दे रखा है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि CLT जो है वो किसके अगेंस्ट थी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये जो अप्रोच है वो ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जो अपने सिलेबस में नहीं है, उसके अगेंस्ट थी CLT अप्रोच। आपको अप्लाइड प्रश्न बनाना चाहिए तो बना सकता है कि लैंग्वेज आइटम्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज आइटम का सीधा मतलब क्या है, मीनिंग्स। आप बच्चों को मीनिंग्स दे रखे हैं, वो कैसे होने चाहिए, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, रियल लाइफ सिचुएशन से होने चाहिए, अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ यार ये तो अपने काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो उसको वो आराम से सीख पाए। और मीनिंग जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग दे रहे हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन ही बच्चे को नहीं आता, जो हमारे काम की भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़े-थोड़े इजी करवाइए और उसके बाद आप उसको डिफ़िकल्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन करवाया CLT कम्युनिकेशन करवाया और 2-3 दिन आप उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, प्रैक्टिस जो होती है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है, आप सब लोग जानते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक बच्चा यदि इस चीज़ को सीख रहा है, तो वो कब तक इस चीज़ को ग्रहण करेगा, जब तक उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो एक ऐसी अप्रोच है जो बच्चे को इस प्रकार से डेवलप करा देती है कि बच्चे को खुद को ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार मैं ये इसको कर सकता हूँ। वो फ्लुएंट के साथ एक स्पीकर बन जाता है, एक धारा प्रवाहिता के साथ इंग्लिश को बोल पाता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करता है कि हाँ यार अब मुझे जिस दिशा में जाना है मैं उस दिशा में अपनी बात को रख सकता हूँ। स्पीच एबिलिटी पे ये जोर देती है। सबसे ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखी हैं कि आपको ऑप्शन में कहीं ये पॉइंट मिले तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना कि हाँ यार CLT के संदर्भ में ये पॉइंट हैं, ये कीवर्ड हैं, थोड़े से ध्यान रखना। अगर डीमेरिट्स की एक बात करूं तो सबसे बड़ा इसका जो डीमेरिट्स हम कहें तो वो होता है ग्रामर रूल आर अवॉइडेड। जो ग्रामर के रूल होते हैं वो CLT अप्रोच में पूर्णतया कैसे होते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन भी जो होती है शुरुआती तौर पे एक्यूरेट नहीं होती है, बच्चा गलतियां करता है, हाफ को हाल पे बोलता है, तो इस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन से लेकर भी दिक्कतें आती हैं। और जो एक्यूरेटी की हम बात करते हैं, स्पीक एक्यूरेटी, तो वो भी स्पीच एक्यूरेटी होती है, वो भी शुरुआती तौर पे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ से बन सकता है थोड़ा बहुत प्रश्न। मान लीजिए एक बच्चा है वो एक्सपर्ट बन गया, तो दो क्षमताएं हम इसकी डेवलप मानते हैं, कौन कौन सी, एक तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जिसको हम लैंग्वेज से हम कनेक्ट करके देखें तो एक भाषाई प्रवीणता। इसके संदर्भ में आपको इतना ही याद रखना है कि यदि आपको ये ऑप्शन में मिले लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये एक नया वर्ड है, नहीं, ये भी CLT के संदर्भ में जुड़ा हुआ वर्ड है जो आपको प्रवीणता की ओर ले चलता है कि यार हाँ हम भाषा में प्रवीण हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना चाहिए, तो ये जो वर्ड है वो देने वाले कौन थे, नोम चॉम्स्की हैं, जो बात करते हैं लिंग्विस्टिक की, भाषाई प्रवीणता की, और ये 1965 में दिया गया था। दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये जो कम्युनिकेशन जो होता है वो क्षमता होती है, और ये भी प्रवीणता आती है, और ये किससे आती है, जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे तब आएगी। और ये किसके द्वारा दी गई है, डेल हेमस के द्वारा 1966 में। तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में एक जनरल सा एक आप लिंक कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नोम चॉम्स्की और CC का संबंध डेल हेमस के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न बना दिया जाए कि एक बच्चे में CLT को अच्छी प्रकार से डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
तो टीचर हैं तो आप उसको रोल प्ले करवा सकते हैं, पेयर वर्क दे सकते हैं, ग्रुप वर्क करा सकते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, स्कूल के अंदर कोई सांस्कृतिक या फिर सोशल एक्टिविटीज़ आप उनको करवाने के लिए कह सकते हैं, जिससे बच्चे इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के संपर्क में आए और अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएँ। आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं ताकि वो कम्युनिकेट हों, अपने थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, अपने आइडियाज़ हैं, वो वन टू अनदर शेयर कर पाएँ। तो ये भी एक ज़रिया हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया है आज सीएलटी अप्रोच के बारे में। एक बार थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, उन पर हम बात करना चाहेंगे। सीएलटी अप्रोच, जिसको कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, फुल फॉर्म देखना चाहें तो ये ऊपर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अदर नेम की बात करें तो इसे नोशनल फंक्शनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। और लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे बड़ा मोटो होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण। कैसे सीखेंगे? जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे हम सीखते जाएंगे, यानी लर्निंग बाय यूज होता है। सबसे बड़ी प्रधानता किसकी होती है? मीनिंग की होती है। बच्चा मीनिंग को पकड़ता है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो मीनिंग इज पैरामाउंट। एरर्स जो होती हैं वो इग्नोर की जाती हैं। बच्चा गलतियां कर रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। टीचर जो होता है वो एक जनरल ऑब्जर्वर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में उन गलतियों को इग्नोर करता है और फिर उसको, एक बच्चे को हेल्प के लिए वो बता सकता है कि बच्चा इस प्रकार से ये चीज़ ये होती है। टास्क बेस अप्रोच भी इसको बोला जाता है, कई बार ऑप्शन में मिल जाता है टास्क बेस अप्रोच। तो ये भी एक सीएलटी के संदर्भ में एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, छोटे छोटे कार्य करवा के उसे इंस्ट्रक्शन किया जाता है। इंटरव्यूज वगैरह भी ये भी इसी में शामिल है। टीचर की अगर भूमिका देखें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैसिलिटेटर के रूप में होती है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, एक फ्रेंड की तरह रिएक्ट करता है। अगला है, ये कैसी अप्रोच है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, पीनियर सेंटर्ड अप्रोच हम कह सकते हैं, है ना। सेंटर, केंद्र बिंदु क्या है इसका? केंद्र बिंदु लर्नर है, अधिगम करता है, इसके चारों ओर ये अप्रोच घूमती रहती है। इक्वल एम्फेसिस, जो भाषा के चार स्किल हैं वो बराबर डेवलप होती हैं। बाकी बात हम करें तो एलएस दोनों ही महत्वपूर्ण है। लिसनिंग और स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस अप्रोच, है ना। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। किसके अगेंस्ट थी? तो ये आप याद रख सकते हैं, ALA के अगेंस्ट थी, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच के। इसमें जो लैंग्वेज आइटम है जिसे हम मीनिंग की बात करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए होने चाहिए ताकि बच्चा उनको देखे और सीखे ढंग से। इजी टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट टू इजी की ओर जा रहे हैं, गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस रेगुलर अनिवार्य है, बच्चे को करनी चाहिए और आप एक टीचर हैं तो उन्हें करवानी चाहिए। बच्चे में कॉन्फिडेंस, ये एक हम मेरिट्स की हम बात कर सकते हैं, इसके गुण की हम बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे बच्चे में खुद को कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रवीणता के साथ, एक धारा प्रवाहिता के साथ भाषा को बोल पाएगा। स्पीच एबिलिटी बढ़िया तरीके से होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हम कह सकते हैं। इस अप्रोच की डीमेरिट्स की बात करूं तो एक मोटा मोटा डीमेरिट्स हमें दिखता है, वो होता है कि जो ग्रामर के रूल होते हैं वो इसमें अवॉइड किए जाते हैं। बाकी प्रोनाउंसिएशन शुरुआती तौर पे बच्चे में कमज़ोर होती है और देखा जाए तो एक स्पीच एबिलिटी जो होती है, स्पीच एक्यूरेंसी होती है, वो भी सही तरीके से शुरुआती तौर पे नहीं हो पाती। चलिए अगला, ये दो क्षमताएं हैं जो कॉम्पिटेंस हम इसको कह सकते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, नोम चॉम्स्की से इसका संबंध है, ये आप सब जगह पढ़ते हैं। और एक है सीसी, जिसको कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस कह सकते हैं, ये है डेल हेमस का। ऊपर वाला 1965, नीचे वाला कब है? 1966। और एक टीचर होने के नाते आप रोल प्ले, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, कल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल या सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, अपॉर्चुनिटीज़ आप देंगे बच्चों को, जिससे वो बच्चे अपने कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने थॉट्स को साझा कर पाएंगे, अपने व्यूज़, ओपिनियंस, आइडियाज़ उनको शेयर कर पाएंगे। तो ये आज की सीएलटी अप्रोच के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन आए हुए जो हैं उन पर हम बात करते हैं। जैसे पिछले साल इस टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए थे L2 में। चलिए फिर करके देखिए इनके आंसर आप क्या कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप? ये प्रश्न आया हुआ है, पिछले साल का ही प्रश्न है, करिए आंसर। यानी एक टीचर होने के नाते सीएलटी के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है कि बेटर टू टॉलरेट एरर्स, जो गलतियां हैं वो इग्नोर की जाए। दूसरा है नोट टू अलाउ, अलाउ नहीं किया जाए। तीसरा है नोट टू टॉलरेट एरर्स, जो गलतियां हैं उसको टॉलरेट नहीं किया जाए। और चौथा है बेटर टू नोट डाउन द एरर्स, जो गलतियां हैं उसको आप लिखते जाइए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना गया था वो ऑप्शन नंबर ए था, और ए ही बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सबका सही हुआ होगा। इवैल्यूएशन स्ट्रेस, मूल्यांकन से ये किस प्रकार से जोड़ देती है। पहला ऑप्शन है कंटेंट रिलेवेंसी, दूसरा है फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें ही सही हैं। मीनिंग्स बहुत सारा आपके दिमाग से निकलते हैं, तो वो कई अच्छी तरह से होती है। फ्लुएंसी हम बात ही करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया था उसी वर्ष, जैसे कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल टू टीचर, तो इसमें कुछ भी नहीं था। साइको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है बिल्कुल, भाषाई दक्षता हम जिसकी बात करते हैं, तो ये किससे संबंध करता है, सीएलटी अप्रोच से रिलेटेड है। और ये एजुकेशनल प्रिंसिपल है, ऐसा थोड़ी कि एजुकेशनल से जुड़ा हुआ चीजें नहीं है। तो ये दोनों मिला के सी ऑप्शन बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एक और प्रश्न रीड 2015 में ये पूछा गया था कि सीएलटी क्या है। मीनिंग पैरामाउंट होता है, फॉर्म पैरामाउंट होता है, वर्ड पैरामाउंट होता है, या ग्रामर रूल जो होते हैं वो पैरामाउंट होते हैं। तो इसको मेरे को बताने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा था रीट 2012 का, आर्ट 2012। एन इंपॉर्टेंट असम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव टीचिंग इज दैट लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू स्पीक एक्यूरेटली, राइट एक्यूरेटली, कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली, और चौथा है मास्टर द ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज। देखिए ग्रामर की तो बात ही नहीं करता, और स्पीक एक्यूरेटली ये शुरुआती तौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि स्पीकिंग अच्छी प्रकार से होगी, 100% शुद्धि होगी, नो। राइट की इसमें बात नहीं होती, जनरली हम बात नहीं करते, तो सीधा सा सिंपल सा पड़ा है, जो कम्युनिकेटिव इफेक्टिव है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगी। टू कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचर्स प्रमोट कम्युनिकेशन बाय, किस प्रकार से वो कम्युनिकेशन को प्रमोट कर सकता है। सिचुएशन के थ्रू टीचर्स आपस में बातचीत करें, बॉन्डिंग बनाएं अल्फाबेट के बीच, और एक है नर्वस सिस्टम। तो चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, नर्वस होंगे तो बच्चे दूर दूर तक नहीं सीख पाएंगे। अल्फाबेट के बीच आप बॉन्डिंग बना के भी नहीं सिखा सकते, आप टीचर्स की बातचीत से यहाँ कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे बच्चे उस सिचुएशन के अनुसार ढल सके। एक बच्चों को एक माहौल प्रदान कराएंगे, आप बच्चों को पेयर्स वर्क देंगे, आप उन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनके माध्यम से ही जो है वो एक बढ़िया हेल्थी अप्रोच टू ए लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स रिक्वायर्ड द टीचर शुड। बताइए क्या करेंगे। वही प्रश्न है, एक बच्चा गलतियां कर रहा है तो आपकी एक हेल्थी अप्रोच क्या कहती है इसके बारे में। कंडेम द एरर्स, जो गलतियां हैं उसको निंदा की जाए, तो ये तो गलती को निंदा करेंगे, ये गलत हो जाएगा। लुक अपॉन द एरर्स एज ए फीडबैक टू द लर्नर, हाँ गलतियां जो है वो आप फीडबैक के रूप में ले सकते हैं। पनिश द लर्नर फॉर द एरर्स, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप सजा नहीं दे सकते। और कंप्लीट एक जो नेचुरल अप्रोच है वो किसने डेवलप की, तो आप याद रखिएगा ये एक व्यक्ति हैं क्रेसन एंड टेरर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो तो आप केटी के नाम से याद रख सकते हैं, केटी क्रेसन टेरर। रीट 2018-15 का प्रश्न है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न इसमें रिपीट होने लग गए हैं क्योंकि इतनी सी छोटी अप्रोच है, आपने एक बार समझ लिया तो कहीं प्रश्न जाएगा नहीं, उसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रहती हैं। अप्रोप्रिएटनेस, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज और फ्लुएंसी, तो चौथा हो जाएगा इसमें आराम से। अगला प्रश्न दे रखा है कि वन ऑफ द टास्क इन द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सीएलटी के संदर्भ में कौन सा एक ऐसा कार्य है जो टीचर को करना चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। अब लर्नर के बैकग्राउंड से क्या मतलब है सीएलटी अप्रोच के बारे में, कोई मतलब नहीं है, ये तो गलत होगा। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है पर आगे देखेंगे। प्रोवाइड सूटेबल क्लासरूम ऑफ द लर्नर्स, ये बात की बात रहेंगी। अगला है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स पेरेंट, तो ये एक अच्छा कार्य थोड़ी है कि आप अधिगम करता है उसके घर वालों को रिपोर्ट भेजें, ये भी एक बढ़िया टास्क नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सही उत्तर है कि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पहचानें, डिटरमाइन करें, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज का ये सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर पड़ी हैं, कम समय में आप बेहतर कर पाएँ, इसी सोच के साथ हम यहाँ पे उतरे थे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कैसा का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो बिल्कुल इनको आप अपने ग्रहण कीजिएगा। और ये एक शॉर्ट पॉइंट मैंने आपको बना के भेजा है, तो आप अपनी कॉपी के लास्ट पेज में आप लिख सकते हैं। बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से तैयारी करते रहें, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते हैं उनको देखते रहें, मजे मजे से पढ़ते रहें। दिमाग में स्ट्रेस लेना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, कई बार पढ़कर चीज़ें समझ में नहीं आती, वहाँ पर हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो काम कर जाते हैं, तो ऐसे भी थोड़ी बहुत लिंक करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जय हिंद।